आप लोग जो टॉपिक आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या आप लोग अपने कॉपी में लिख चुके हैं? यस सर। ठीक। पूरा लिख चुके हैं कि बचा है? पूरा लिख लिया। तो आप लोग जब इसको लिखते समय ज़रूर पढ़े होंगे, है ना? तो क्या किसी को कोई भी दिक्कत आया होगा लिखते समय? ऐसा कोई स्टेप जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कठिन हो गया है या कुछ और? देखो मैं बता दूँगा, मैं पूरा जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पूरा ही डिस्कस करूँगा। इसमें मतलब किसी को समझ में पहले आया था या नहीं आया था, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको पहले से समझ में थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा होगा, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग ब्रैकेट नोटेशन को अच्छे से पढ़े थे ना? मैं सवाल ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, बस कि अगर आपके पास ब्रैकेट नोटेशन का पूरा जानकारी अगर आपके पास है, तभी हम लोग आगे का जो भी पोर्शन्स मतलब आज जो पढ़ेंगे इसमें जहाँ पे यूज़ हुआ है एक्चुअल में, वो उन सब में ज़्यादा काम आएगा, है ना? पुट योर माइक ऑन, सभी को बोल रहा हूँ, आप लोग अपना माइक ऑन कीजिए और एक-एक करके बताइए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अतुल से। अतुल, आप बताइए, जब आप लिख रहे थे तब आपको कहाँ-कहाँ दिक्कत हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था? सर एकदम कंप्लीट समझ में तो नहीं आया है, कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम हुआ है। कहाँ पे इक्वेशन में? इक्वेशंस तो बहुत सारे थे ना? हाँ हाँ, 12th नंबर के इक्वेशन को बहुत जगह यूज किए हैं ना, हाँ, ठीक। उसमें हुआ था प्रॉब्लम। अच्छा, चलो ठीक है। और और आगे पढ़ेंगे तो होगा सर। अरुण शर्मा आप यही सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना 12th में। हाँ, इक्वेशन नंबर 12 जो हमारे टॉपिक में है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। हाँ, अरुण शर्मा आप बताइए नहीं सर, अभी नोट डाउन नहीं किया हूँ उसको। कि मतलब बिल्कुल भी नोट नहीं किए हो? नो सर, याद तो नहीं किया। ठीक है, चलो। दिव्या सिंह, दिव्या सिंह, क्या आपका आवाज़ आ रहा है? दिव्या सिंह पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। लव पटेल आप बताइए। मेरी क्वेश्चन नंबर 26 तक ठीक था, उसके बाद मेरे को थोड़ा नहीं आ रहा था समझ में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद थोड़ा है वहाँ पे समझने के लिए है बहुत सारा चीज़। आप जी बहुत सर। आगे तक पहुँच गए हो, चलो ठीक है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, थोड़ा मेरे को बना रहा था तो मेरे से बन जा रहा था, तो लगा के बन जाएगा करके। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है अतुल के आपके बाद? ममता सोनी। सर ये इक्वेशन 6 तक ही समझ आया था तो अच्छा, देखो आप क्लास में थोड़ा सा इरेगुलर हो, है ना? इसलिए मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए और इससे पिछले जो भी पोर्शन पढ़ाया गया, खास करके डिराक का नोटेशन से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक? यस डिराक सर। नोटेशन से आप स्टार्ट यस सर। कीजिए। आप हर एक चीज़ों को थोड़ा समय देके पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए कि कहाँ-कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है।
ठीक है, ओके सर। और जहाँ दिक्कत होगा फिर बताइए। यस सर। नंदिता, नंदिता, नंदिता का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नेहा। सर शुरू में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल है वो सब समझ आ गया। थोड़ा 19th इक्वेशन में जो लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ n, उसको वेरीफाई करना है, मैं समझ नहीं पाई उसमें वेरीफाई मतलब कैसे अच्छा करना देखो, है वो वो। वेरीफाई में तो और मतलब मैं आप लोगों को बोला था कि अगर उससे जस्ट पहले जो इक्वेशन लिखा है ना, उस इक्वेशन को अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। प्रोसीजर सेम था। अच्छा, बस फिर उसके बाद थोड़ा आगे में है परेशानी, ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स वगैरह को लेके इस हाँ चीज का। जी, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना भी चाहिए। हालांकि मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश जरूर किया हूँ। और थोड़ा बहुत थ्योरी में भी है कि मतलब क्या चीज बताना चाह रहे कौन हैं वो। सा पोर्शन एक्चुअल नहीं, में थ्योरी का, कौन सा पोर्शन? जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस में था ना, एज अ रिजल्ट ऑपरेटर इज हाँ नोन एज एनर्जी लॉसिंग, हाँ, फिर ये एनर्जी राइजिंग सर्टन ऑपरेटर, ये सब थोड़ा ओके, इस टाइप से। ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट हाँ वर्षा। वर्षा अधिकारी। सर यस सर, हाँ समझ तो आया है, पर नया नया ऑपरेटर क्यों ले रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, हाँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, और फिजिकल सिग्निफिकेंस और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वाला जो लास्ट में है ना, वो थोड़ा समझ नहीं आ नेक्स्ट यास्मीन। फिर इक्वेशन 13 तक बस लिखी हूँ। क्वेश्चन 13 तक बस लिखिए, वहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ पे नहीं है। थोड़ा 12th में लगा कैसे हो 12 रहा है वो। 12 में लगा। अच्छा, ओके। नेक्स्ट वर्षा मिली। वर्षा मिली। हाँ सर। हाँ, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू सर। आप भी बहुत रेगुलर हैं क्लास में। हाँ सर, इधर नेटवर्क इशू है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको आप लिख चुकी हैं कॉपी में? नहीं लिखी हूँ अभी तो। अच्छा, तब तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि परेशानी हो जाए, है ना। इससे पहले वाला जितने भी थे उन सबको आप नोट डाउन कीजिए, कहाँ कहाँ दिक्कत होता ओके है सर। उन सबको फिर मुझे बताइए, है ना। हाँ ठीक है। ठीक। प्रशांत, आगे हो आप क्लास में। मिस्टर प्रशांत। हेलो। हाँ, आपका आवाज आ रहा है? सर हाँ, दिक्कत कर रहा है। चलो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं।
देखो सबसे पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन लिखा गया है जो कि आप सभी को पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर इज सिंपली अ पार्टिकल ऑफ मास m एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम मतलब कैसे बताएंगे कि वो एक सिंपली पॉइंट मास, एक्चुअली वहाँ पे मुझे लिखना था कि पार्टिकल ऑफ पॉइंट मास है ना, ये पॉइंट मास एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऐसा मास जो कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगा तो वो कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इवन आप लोग भी बार बार इसको पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, इवन बीएससी पार्ट में भी पढ़े थे ना। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर बहुत सारा काम भी किए थे, इवन मतलब आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसमें भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और साथ में आप रिसेंटली भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं जहाँ पे आप हार्मोनिक पॉलिनोमियल को यूज किए थे। याद आ रहा है किसी को? हार्मोनिक पॉलिनोमियल यूज करके हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, जो कि आपके कोर्स में फर्स्ट यूनिट में लिखा गया है। अब सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग, यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब एक फोर्स इक्वेशन को लिखा गया है कि पार्टिकल को अगर आप डिस्प्लेस करोगे सम डिस्टेंस x तक तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्टिवेटेड जो लागू होगा वो फोर्स कैसा बिहेव करेगा ना, F = माइनस ऑफ k × x, जो जहाँ पे k क्या है, फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ऑसिलेटर। ये आप सभी को पता है कि मतलब F = माइनस ऑफ kx, ये फॉर्मूला से आप सभी बहुत जाना पहचाने से है, क्योंकि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब एक मोशन अगर कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लागू होगा वो क्या होगा ना, उसके डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही वो एप्लीकेबल होगा, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू माइनस x लिखा जाता है ना। एंड फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद वहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम k से डिनोट करते हैं, और उस k को क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, इसलिए यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कॉपी में F = माइनस ऑफ k × x लिखा गया है ना। नाउ इसके बाद देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफाइन किया गया है कि ये जो फोर्स जो लागू होगा, दिस फोर्स डिफाइंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर V = हाफ ऑफ kx²। आप फोर्स से आप पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, है ना, F = माइनस ऑफ dV/dx। ऐसे यहाँ से हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, V = इंटीग्रेशन ओवर FdX। तो F का वैल्यू पुट करो विद रिस्पेक्ट टू dx, आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ kx²। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का होगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ k × x²। जहाँ पे अब एक k का जो वैल्यू होगा, इस k का वैल्यू कैसे लिखा जा रहा है कि ओमेगा विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपका पार्टिकल का एंगुलर वाइब्रेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो ओमेगा =√k/m, और जहाँ से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू, k इज गिवन बाय m × ओमेगा²। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक किसी की कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है ना। अब हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सीधा होना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, LHO मतलब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड एनर्जी E अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पे हम एक ही डायमेंशन को कंसीडर किए हैं, दैट इज x एक्सिस। ओके, तो x डायरेक्शन को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसा बनेगा ना, ये दिस इज सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम यहाँ पे पहले लिखे हैं, जहाँ पे वेव फंक्शन के देखो ब्रैकेट में x लिखा गया है, दैट मीन्स कि हम एक वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ x कंपोनेंट को ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, और इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखो यहाँ पे पहले v का वैल्यू पुट किया गया है। v का वैल्यू कैसे पुट किया गया ना, V = हाफ ऑफ k × x², फिर k का वैल्यू m⍵² लिख दो, तो हाफ kx² की जगह पे k का वैल्यू m⍵² x² × psi, दिस इज इक्वल टू E psi। और फिर इसको एक नया फॉर्म दिया गया है जो कि देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस ऑफ h²/2m d2 dx2 प्लस हाफ m⍵² x² psi इज इक्वल टू E psi। तो ये जो इक्वेशन अभी आपको मिल रहा है, ये इक्वेशन आपका कुछ जाना पहचाना इक्वेशन की तरह है, दिस इज गिवन बाय h psi = E psi। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस इक्वेशन को जब आप इक्वेशन आप लोग जब फोर्थ यूनिट जो पढ़ेंगे दैट इज पार्टिशन थ्योरी, उस पार्टिशन थ्योरी में आपको इसी इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ना होगा हर एक केस में, और आगे जितने भी आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे हर एक केसेस में आपको h psi = E psi ये फॉर्मूला हमेशा ही आपको काम में आएगा। ओके, तो दिस फॉर्म इज गिवन बाय मतलब सिमिलर टू दिस इज h psi = E psi। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इज h कैप, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो ऑपरेटर का वैल्यू क्या है
कि माइनस ऑफ एच कप स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m into dx2 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब मैं आप सबसे कोई एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, याद है किसी को, जब हम लोग क्लास में, कॉलेज के क्लास में जब हम लोग क्लास लग रहा था, तो मैं आप लोग को एक या दो क्लास ऑपरेटर को पढ़ लिया था, जहाँ पे हम एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर के बारे में मतलब एक क्लास आप लोग के साथ डिस्कशन किया गया था। तो वहाँ पे किसी को ये ऑपरेटर को दिखा था, हैमिल्टनियन ऑपरेटर? कैन एनीवन रिमेम्बर दैट? इसको याद आ रहा है? निकाले डेल और थे बी का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के लिए। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, और बताओ लव पटेल, आप कुछ बोल रहे उसमें थे? सर उसके साथ सर वी भी था। एच क्या था? एच में प्लस माइनस में एच का था टू सर। स्क्वायर अपन। तो ये जो एक्चुअल में जो हैमिल्टनियन है, ये हैमिल्टनियन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज हैमिल्टनियन? आप लोग क्लासिकल मैथ्स एनर्जी, में पढ़े होंगे। एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी एनर्जी को टोटल एनर्जी। इज द टोटल एनर्जी, सम ऑफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल प्लस एनर्जी। पोटेंशियल। ठीक, अब आप देखो, थोड़ा पोटेंशियल याद एनर्जी। करो कि यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, माइनस ऑफ एच का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m d2 dx2, क्लास में जब हम पढ़े थे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पे क्या था? डेल स्क्वायर था, याद है? डेल वो स्क्वायर। 3 डायमेंशनल था। यहाँ पे आपके लिए देखो, हम इनिशियली हाँ बता चुके हैं कि हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बस एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, दैट इज एक्स। तो दिस पोर्शन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ओके, और इसके साथ ही जो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है? दिस इज नथिंग बट क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी, और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी हम पोटेंशियल बोल सकते हैं, एनर्जी। है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और उसका ऑपरेटर दोनों वैल्यू सेम ही है, V इज इक्वल टू V कैप, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखो आपको क्या मिल रहा है कि द हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज गिवन बाय माइनस ऑफ h का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m d2 dx2 प्लस दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन को देखो, मैं यहाँ पे क्या किया ना, जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है? पी कैप ऑपरेटर और सिंपली पी एक्स कैप ऑपरेटर, इसका वैल्यू क्या होता है? किसी को याद है? माइनस आयोटा एच का डेल होता है। डेल डेल सर अलग अलग एक्स के लिए लेंगे तो डी अपन डी एक्स, वाई के लिए लेंगे तो डी अपन डी वाई। ठीक, तो उसी फॉर्म को देखो यहाँ पे यूज किया गया है, तो आपको क्या मिलेगा? मतलब मैं यहाँ पे क्या किया ना, माइनस ऑफ आई एच प्लस वाला जो पोर्शन था, उस पोर्शन को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ये जो माइनस ऑफ एच का स्क्वायर था, इस माइनस के साथ ही मैं क्या किया ना, माइनस ऑफ आई स्क्वायर कर दिया हूँ, तो आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, पी एक्स कैप का होल स्क्वायर, तो पी एक्स कैप स्क्वायर अपन ट्वाइस एम प्लस हाफ एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो x क्या होता है? दैट इज गिवन सिंपली अ पोजीशन ऑफ पोजीशन वैल्यू, तो x को हम उसके ऑपरेटर कंडीशन, मतलब दैट इज द x कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि h कैप जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू p कैप स्क्वायर अपन ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x कैप स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होगा आई थिंक। नो सर। हाँ ठीक, नेक्स्ट पोर्शन देखो। अब यहाँ पे जो वर्षा पूछ रही थी कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, तो हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना होगा, दैट मीन्स ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स जो फॉर्म है, उस फॉर्म तक हमको लाना है। ओके, मतलब आपको ब्रैकेट नोटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो
ऑपरेटर फॉर्म को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ पोर्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ओके, यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर को यूज किया गया है। एक है ईटा कैप जो कि सबसे पहले आपको दिख रहा है, दिस इज ईटा। ओके, इससे भी आप लोग पहले ही पहचाना है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं, है ना। विस्कस मीडियम का जो विस्कोसिटी को आप ईटा से डिफाइन करते हो, इवन रिजिडिटी मॉडुलस को भी आप ईटा से डिफाइन करते हो। ओके, तो वही ईटा है। तो ईटा कैप दिस इज इक्वल टू सम पी कैप अपन अंडर रूट ओवर एम ओमेगा एच क्रॉस। ओके, एंड जाई, ओके दिस इज कॉल्ड जाई, ठीक, इसको जाई बोला जाता है। तो जाई कैप दिस इज इक्वल टू एक्स कैप इनटू एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कंडीशन मतलब ये टर्म्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस और एम ओमेगा इनटू एच क्रॉस। ये सब जो टर्म्स है, ये टर्म्स के साथ आप यहाँ पे इसका डायमेंशन एनालिसिस अगर करोगे, एक्स का डायमेंशन, एम का डायमेंशन, ओमेगा और एच क्रॉस, इन सभी चीजों का अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ओके, मतलब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ टर्म इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जो कि इक्वेशन नंबर 4 से डिफाइन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे अब, हम यहाँ पे अब इक्वेशन जो हमारा एच कैप वाला जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को अब हम रिप्लेस करेंगे ईटा और जाई से। ठीक, तो वहां से हम पहले 1/2m को बाहर निकाल दिए हैं और फिर px की जगह पे यहाँ से ईटा का वैल्यू पुट कर दो, मतलब px का वैल्यू ईटा के रेस्पेक्ट में पुट करो और x का वैल्यू जाई के रेस्पेक्ट में पुट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू को पुट किया गया है और एम ओमेगा एच क्रॉस यहाँ से कॉमन निकाला गया, तो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल रहा है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इक्वेशन नंबर 5 तक आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो डायमेंशनलेस जो ऑपरेटर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, इसका एक कम्यूटेटर रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्यूटेटर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में कुछ होगा कि नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कम्यूटेटर रिलेशनशिप कैसा है ना, दैट इज इक्वल टू आयोटा। ओके, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर दो कम्यूटेटर के बीच में रिलेशनशिप में अगर एक आयोटा या कुछ भी वैल्यू आता है तो हम कब बोलेंगे कि वो दोनों कम्यूट करता है कि कम्यूट नहीं करता है? क्या किसी को याद है, कोई बता पाएगा? हम कब बोलेंगे कि ये ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताइए। इनर प्रोडक्ट 0 आता है ना सर, तब कम्यूट होता है। हाँ, अगर कम्यूट करेगा मतलब अगर 0 आता है प्रोडक्ट तो दैट इज गिवन कि हाँ हमारा जो भी ऑपरेटर्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सब कम्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज नॉन कम्यूटेटिव, है ना। तो आप सही बोले। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रहा है, दैट इज आई। ओके, अब ये वैल्यू हमारा आगे बहुत जगह में काम आएगा जब हम आगे का ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे देखो x कैप एंड px कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर, सो दैट x कैप ड्रैगर इक्वल टू x कैप इक्वल टू x एंड px कैप ड्रैगर इक्वल टू px। ओके, ये आप हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर ये कैसा ऑपरेटर है, नहीं हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक, ओके, अब देखो लिखा गया है द ऑपरेटर्स xi cap and eta cap introduced here are obtained simply by multiplying x cap and px cap by real constants these two respectively। ओके, कि हम xi cap और eta cap को कैसे इंट्रोड्यूस किए हैं ना, सिंपली x cap और px cap को एक को हम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस और दूसरे को 1 अपॉन m ओमेगा एच क्रॉस, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा ये ऑपरेटर को मिला है xi और eta। दैट मींस वी हैव कंसीडर्ड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, हेंस xi एंड eta आर आल्सो हर्मिशियन। अब यहाँ पे xi और eta को भी हम हर्मिशियन प्रूव कर रहे हैं, किस कंडीशन के आधार पे कि हमारे पास जो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर है ये दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब हम क्या किए ना, पोजीशन ऑपरेटर के साथ एक क्वांटिटी जो कि रियल क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई किए। ओके, और जो px कैप दैट इज अ मोमेंटम ऑपरेटर, इसके साथ भी एक रियल क्वांटिटी 1 अपॉन m ओमेगा h क्रॉस ये मल्टीप्लाई किए। ओके, और ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मिलके अल्टीमेटली आपको एक दो नया क्वांटिटी मिल रहा है जो कि xi कैप और eta कैप है। तो
ये जो दोनों रियल क्वांटिटी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, जो आपको जाई और ईटा इन दोनों को डायमेंशनलेस बना रहा है, दैट मीन्स आपका जो नया जो ऑपरेटर्स मिला है जाई कैप और ईटा कैप, ये दोनों भी कैसा होना चाहिए, हर्मिशन होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप हर्मिशन ऑपरेटर के साथ कुछ मतलब अनरियल पोर्शन ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो कि उसके वैल्यू में कोई चेंज हो जाए, है ना। जाई कैप और ईटा कैप ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए आपको आप उसी कॉन्ट्रडिक्शन से क्या बोल सकते हैं कि आपका जाई कैप और ईटा कैप ये दोनों क्या है ना, ये दोनों हर्मिशन है। ओके, अब यहाँ पे जो मतलब आपका जाई और ईटा ये जो हर्मिशन है, इन दोनों का ड्रैगर फॉर्म को देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ड्रैगर फॉर्म का कैसा फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ पे सिंपली ड्रैगर फॉर्म को क्या मिल रहा है, ये दोनों का एक ड्रैगर में ले लिया हूँ कि जाई कैप प्लस आई ईटा कैप ड्रैगर, इस ड्रैगर का कैसा रिलेशन होगा ना, ये आपको सिंपली दिख रहा है। मैं बहुत इजीली कैलकुलेशन किया हूँ यहाँ पे कि जाई कैप प्लस आई ईटा कैप का ड्रैगर इज इन सो ऑन, तो आपको क्या मिल रहा है, नथिंग बट इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन आपको आगे काम आएगा। ओके, सो क्लियरली इक्वेशन 7 shows that shows a non Hermitian nature। अगर ये हर्मिशन होता तो क्या होना चाहिए था कि जाई कैप प्लस आई ईटा कैप ड्रैगर इज इक्वल टू जाई कैप प्लस आई ईटा कैप, ऐसा होना चाहिए था अगर ये हर्मिशन होता तो। ओके, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, जाई कैप और ईटा कैप ये दोनों इंडिविजुअली हर्मिशन है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में मैं कुछ ऐसा रिलेशन को देख रहा हूँ जहाँ पे जाई कैप प्लस आई इंटू ईटा कैप, इसका अगर मैं हर्मिशन रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि हाँ ये हर्मिशन नहीं है, दिस इज नॉन हर्मिशन नेचर। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या किया जा रहा है ना, दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और यहाँ पे अब जो नेचर जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट इज नॉन हर्मिशन। ओके, इससे पहले हम क्या किए, आपके पास क्या क्या था, एक्स कैप और पी एक्स कैप था, फिर हम क्या किए यहाँ पे दो हर्मिशन डायमेंशनलेस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किए थे, डायमेंशनलेस भी था हर्मिशन भी था। ओके, और अब हम क्या कर रहे हैं ना, फिर से दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसका नेचर कैसा होगा, नॉन हर्मिशन। ओके, अब नॉन हर्मिशन नेचर वाला दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस नेचर को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 दिख रहा है कि हाँ जाई कैप प्लस आई ईटा कैप ये हर्मिशन नहीं है, दिस इज नॉन हर्मिशन नेचर। तो एक क्वांटिटी हम ऐसा ले रहे हैं जो कि ए कैप दिस इज इक्वल टू 1/2 जाई कैप प्लस आई ईटा कैप, और दूसरा क्वांटिटी ए कैप ड्रैगर एंड दिस इज गिवन बाय 1/2 इनटू जाई कैप माइनस आई ईटा कैप। ओके, ताकि ए कैप और ए ड्रैगर ये दोनों कैसा बन जाए, ये देखो आपको आगे पता चलेगा जब हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन से आपको दिख रहा है। ओके, ये हमारा दो नया क्वांटिटी अब हम जनरेट कर रहे हैं, ये दोनों क्वांटिटी ही हमारा आगे पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेसिक थ्योरी, इवन आप जब हार्मोनिक ऑसिलेटर करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो यही दोनों ऑपरेटर वो है 8A और 8B, यही दोनों ऑपरेटर्स आपको हर जगह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, यहाँ पे देखो मैं ए ड्रैगर और ए के बीच में रिलेशनशिप देख रहा हूँ। ओके, कि ए ड्रैगर ए का वैल्यू कैसा होगा, तो यहाँ पे सिंपली मैथमेटिकल स्टेप किया गया है, ए ड्रैगर इंटू ए ड्रैगर का वैल्यू पुट किया गया है 1/2 था, और ए कैप का वैल्यू में भी 1/2 था, तो डायरेक्टली इसको 1/2 लिखा हूँ और दोनों का वैल्यू पुट किया गया है, फिर दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करो। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है देखो। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो रियल क्वांटिटी है इसको अलग कर दो और जो इमेजिनरी क्वांटिटी है इसको अलग करो। फिर आप क्या दिख रहा है आपको कि इमेजिनरी क्वांटिटी वाला जो पोर्शन है यहाँ से हमको एक कम्यूटेटर रिलेशनशिप मिल रहा होगा, जाई कैप ईटा कैप माइनस ईटा कैप जाई कैप। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि थर्ड ब्रैकेट में जाई कैप कॉमा ईटा कैप, ऐसे ही करते हैं ना, थर्ड ब्रैकेट में हमारा ऑपरेटर को लिखते हैं और फिर इसको अगर एक्सपेंड करना होगा तो कैसे करेंगे, अगर ये ए और ये दूसरा बी है तो ए बी माइनस बी ए उसी फॉर्म में लिखा गया था, तो उसको वापस कम्यूटेटर फॉर्म में लिखा गया। अब आप थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 6 या इक्वेशन नंबर 5 था शायद, जहाँ पे आपको जाई और ईटा के बीच में आप क्या देखे थे, कम्यूटेटर रिलेशन देखे थे। तो कम्यूटेटर रिलेशन कैसा था, जाई और ईटा के बीच में दैट इज गिवन बाय आई, तो इस आई का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। तो आई का वैल्यू जैसे ही पुट किए तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1। तो ए ड्रैगर ए दिस इज इक्वल टू सम
इक्वेशन नंबर 9 मिल रहा है, दैट इज हाफ ऑफ दिस माइनस 1/2। ओके, सिमिलरली अगर आप ए कैप और ए ड्रैगर का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहले ए कैप और बाद में ए ड्रैगर, तो आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ पे प्लस 1/2। ये प्लस 1/2 कैसे मिल जाएगा ना, देखो आप ये सब स्क्वायर वगैरह सब चीज सही होगा, बस ये जो वैल्यू होगा ना जाई कैप ईटा कैप, यहाँ पे ये चेंज होके ईटा कैप जाई कैप आ जाएगा, तो एक सामने माइनस आ जाएगा, और इस माइनस की वजह से माइनस ऑफ आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब फिर से -1, तो -1 इंटू माइनस दैट इज +1 आ जाएगा। ओके, तो वहां पे जब आप रोटेट कर दोगे दोनों का पोजीशन को, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 1/2 आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन नंबर 9 और 10 आपको मिल रहा है। एंड अब हम देखेंगे कि ए कैप और ए ड्रैगर के बीच में कैसा रिलेशन है कम्यूटेटर में, कि दिस इज आल्सो अ नॉन हर्मिशियन, मतलब नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ये भी कम्यूट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये एक नॉन कम्यूटेटिंग नॉन हर्मिशियन टाइप का दो अलग अलग हम फिर से ऑपरेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख भी दिया हूँ ए कैप और ए कैप ड्रैगर इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो अभी शायद आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में, इस जगह में मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ। यहाँ पे दोनों साइड में ना 2 ठो ब्रैकेट होगा, थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, इस जगह में आप लोग भी थोड़ा ब्रैकेट को डाल देना, क्योंकि इसी को ही मैं यहाँ पे अलग से लिखा हूँ ताकि सामने दिखे अच्छे से। ठीक, तो अब हम पहुंच जा रहे हैं कहाँ पे ना, इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे इनिशियली। ओके, इक्वेशन नंबर 5 में हम जा रहे हैं कि एच कैप दिस इज इक्वल टू गिवन बाय एच क्रॉस ओमेगा अपन 2 जाई कैप स्क्वायर प्लस ईटा कैप स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास था। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 को मतलब यहाँ पे इनपुट करेंगे। 9 इक्वेशन नंबर 9 में कौन सा वैल्यू था, इक्वेशन नंबर 9 में ये वैल्यू दिख रहा है आपको, ए कैप ड्रैगर ए कैप दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पोर्शन माइनस 1/2। ये राइट हैंड साइड का जो 1/2 है इसको लेफ्ट में ले जाओ, क्या मिल जाएगा आपको, ए कैप ड्रैगर माइनस ए कैप ड्रैगर ए कैप माइनस प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पोर्शन, ये हाफ ऑफ जो जाई कैप स्क्वायर प्लस ईटा कैप स्क्वायर था उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, हाफ ऑफ जाई कैप स्क्वायर प्लस ईटा कैप स्क्वायर, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट किया, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एच प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ए कैप ड्रैगर इनटू ए कैप प्लस 1/2। ठीक, अब यहाँ पे एक नया ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि नंबर ऑपरेटर और ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर पढ़ा जाता है जिसको। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, ए कैप ड्रैगर और ए कैप का मल्टीप्लिकेशन। तो एन कैप का वैल्यू हम यहाँ पे आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, एन कैप और एच कैप में कैसा रिलेशन है। तो आपको अल्टीमेटली एक ऐसा इक्वेशन मिल रहा है जो कि इक्वेशन नंबर 11 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि एच कैप इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा इनटू एन कैप प्लस 1/2। ओके, इक्वेशन नंबर 11। अब इसके बाद आप लोगों को हो सकता है कि मतलब थोड़ा बहुत परेशानी हो जाए कि आगे का जो भी कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। तो देखो अभी 2 मिनट के बाद शायद ये कट हो जाएगा, तो तब तक मैं बोल दे रहा हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 11 को आप थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 11 एक्चुअल में कैसा है ना, यहाँ पे ये एक लीनियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि y इक्वल टू mx प्लस c जैसा एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, एक लीनियर और सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को बताया जाता है। वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 11 को देखोगे तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपली अ लीनियर रिलेशनशिप। और इस लीनियर रिलेशनशिप में आपको क्या दिख रहा है कि एच कैप जो ऑपरेटर आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपके लिए कैसा है ना, ये यहाँ पे एक एन कैप जो कि नंबर ऑपरेटर है इसके साथ एक प्रोपोर्शनल है। बाकी जो एच क्रॉस ओमेगा है ये कांस्टेंट टर्म है, हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एच कैप और एन कैप ये दोनों एक लीनियर फॉर्म में है। अब ऑपरेटर्स अगर लीनियर फॉर्म में है दैट मीन्स दो ऑपरेटर अगर लीनियर फॉर्म में होंगे तो इन दोनों के लिए देयर मे बी अ कांस्टेंट और देयर मे बी अ कॉमन आइगन स्टेट, जो कि दोनों एक साथ दोनों को ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों जो यहाँ पे ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है एन कैप और एच कैप, इन दोनों के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो दोनों के लिए एक कॉमन आइगन स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है, ताकि इन दोनों जब उस कॉमन आइगन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करें तो जो रिजल्टेंट मिले वो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा वो वैल्यू दोनों के लिए सेम टाइप ऑफ नेचर को फॉलो करे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि हाफ ऑफ एच, इसको अगर तोड़ दोगे, सपोज 11 नंबर इक्वेशन को तोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको, एच क्रॉस ओमेगा इनटू एन कैप प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। तो हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी,
तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर आप नेग्लेक्ट करो, हालांकि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट फॉर योर कन्वीनियंस कि y इक्वल टू mx प्लस c, अगर c का वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू mx। ओके, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर y इक्वल टू mx प्लस c होगा तो पहले आप c डिस्टेंस को पहले कवर करो, उसके बाद आप अगर लीनियर रिलेशनशिप को देखोगे तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पे भी कुछ वैसी है। और आप हाफ ऑफ h cos ओमेगा को पहले एक्सक्यूट करो और बाद में आप देखो तो आपको क्या दिखेगा, h कैप इज प्रोपोर्शनल टू n कैप, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, h cos ओमेगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि h कैप इज प्रोपोर्शनल टू n कैप, तो दोनों क्या है, लीनियर रिलेशनशिप में है। और लीनियर रिलेशनशिप के होने के कारण हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ देम कैन हैव ए जॉइंट आइजेन स्टेट